स्टूडेंट, मैं विशाल गहलोत आज आप लोगों के सामने वापस इलेक्ट्रिसिटी का दूसरा सेशन लेके आया हूँ। पहले सेशन में हम लोगों ने डिस्कस किया था वो सेल और बैटरी के सिंबल्स के बारे में बात की थी, और हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जो एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स के लिए मेन रेस्पॉन्सिबिलिटी या करंट के लिए जो मेन रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो इलेक्ट्रॉन्स की होती है। बिना इलेक्ट्रॉन्स की करंट फ्लो नहीं हो सकती हैं, ये बच्चों आप लोगों को याद होना चाहिए। और हम लोगों ने कुछ 2-3 सिंबल्स के बारे में बात की थी, उन्हीं सिंबल्स को वापस थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी सर्किट के अंदर काम आते हैं, या विद्युत परिपथ के अंदर जो काम आने वाले मुख्य जो चिन्ह हैं वो हम लोग उसके बारे में बातचीत करते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने जो पुरानी बात की थी लास्ट सेशन के अंदर, सेल्स के बारे में बात की थी, ये 2 टर्मिनल्स होते हैं, और बैटरी के बारे में बात की थी। खूब तरीके से जो या खूब सारे जो होते हैं सेल जो आपस में जुड़ते हैं तो बैटरी बन जाती हैं। इसके बाद में हम लोगों ने अमीटर और वो गैल्वेनोमीटर के बारे में बात की थी। अमीटर का अंदर ए से ए रिप्रेजेंट करता है, अमीटर का सिंबल ए हो जाता है। गैल्वेनोमीटर के अंदर जी आता है तो इसका सिंबल जी हो जाता है, और इसको धारा मापी भी बोलते हैं। तो प्यारे बच्चों, आप लोगों को इन दोनों के बीच में डिफरेंस पता होना चाहिए कि आपका जो गैल्वेनोमीटर होगा वो सर्किट के अंदर, ध्यान से सुनना, गैल्वेनोमीटर आप लोगों को सर्किट के अंदर या विद्युत परिपथ के अंदर सिर्फ और सिर्फ धारा की स्थिति ही बताएगा, उसकी पोजीशन बताएगा। अगर उसके अंदर सर्किट के अंदर अगर करंट फ्लो हो रही है तो उसके अंदर जो सुई होगी वो डिफ्लेक्ट हो जाएगी, और सर्किट के अंदर करंट फ्लो नहीं हो रही है तो ये सुई डिफ्लेक्ट नहीं होगी। और जो अमीटर होगा वो आप लोगों के 2 काम करता है। पहला काम तो ये करता है कि आप लोगों के जो सर्किट के अंदर या विद्युत परिपथ के अंदर धारा चल रही है तो उसके बारे में बताएगा। दूसरा, धारा कितनी ही चल रही है उसकी क्वांटिटी भी बताता है, यानी दोनों चीजें बताता है। 2 in 1 काम करता है बेटा अमीटर। अमीटर जो है वो 2 in 1 काम करता है, गैल्वेनोमीटर सिर्फ एक काम ही करता है। इसके बाद में हम लोग बात करते हैं वोल्ट मीटर के बारे में है कि प्यारे बच्चों, जो आप लोगों का वोल्ट मीटर है वो वोल्ट मीटर कुछ नहीं करता है। आप लोगों के जो 2 टर्मिनल्स होते हैं, 2 अलग अलग सिरे होते हैं, उनके सिरों के बीच में वोल्टेज फाइंड आउट करने का काम करता है। आगे हम लोग बात करेंगे ये वोल्टेज होती क्या है और वोल्टेज कैसे प्रोड्यूस होती है और क्या होती है, उसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। तो ये कुछ सिंबल हैं। इसके साथ में एक सिंबल्स आता है जिसको हम लोग रियोस्टेट कहते हैं, या इसको कहते हैं धारा नियंत्रक। धारा नियंत्रक या इंग्लिश में कहते हैं रियोस्टेट। अब ये रियोस्टेट क्या होता है? ये कुछ इस तरीके से इसका सिंबल होता है, ये ऐसे हो सकता है या इसका ऐसे भी होता है सिंबल। अब ये रियोस्टेट क्या होता है? आप मान लेते हैं कोई भी सर्किट है, अपन घर में बात करें, अभी गर्मियों की सीजन है, पंखे वगैरह चलाते हैं। पंखे के अंदर आप लोगों ने रेगुलेटर देखा होगा। रेगुलेटर क्या काम करता है कि आप लोगों की पंखे की स्पीड को धीमे और तेज करने का काम करता है। करंट तो उसके अंदर वो क्यों आ रही है, लेकिन स्पीड को धीमे तेज रेगुलेट करने का काम कौन करता है? वो रेगुलेटर करता है। किसी भी सर्किट के अंदर, इलेक्ट्रिकल सर्किट के अंदर या विद्युत परिपथ के अंदर ये रियोस्टेट भी वही काम करता है, करंट को रेगुलेट करने का काम करता है। मेरे पास में कोई सर्किट है, उस सर्किट के अंदर जो करंट फ्लो हो रही है वो 10 एम्पियर की हो रही है, लेकिन मेरे को तो चाहिए भाई 2 एम्पियर की चाहिए, 8 एम्पियर की नहीं चाहिए, मेरे को सिर्फ और सिर्फ 2 एम्पियर की करंट चाहिए। तो मैं इस रियोस्टेट को जब सेट करूंगा, एडजस्ट करूंगा, इसको अगर 2 एम्पियर पे एडजस्ट हो जाता है और ये अमीटर उस करंट को 2 एम्पियर पे शो कर देता है, तो सर्किट के अंदर करंट 2 एम्पियर की फ्लो होगी, 8 एम्पियर की करंट फ्लो नहीं होगी। पर प्यारे बच्चों, आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि आप करंट की कैपेसिटी अगर 10 एम्पियर है तो हाईएस्ट अपन 10 एम्पियर ही फाइंड आउट कर सकते हैं, या 10 एम्पियर करंट ही इसके अंदर अपन गेन कर सकते हैं। 10 एम्पियर से ज्यादा या 10 एम्पियर से ज्यादा आपके सर्किट के अंदर करंट फ्लो नहीं होगी। आपके विद्युत परिपथ के अंदर जो धारा का प्रवाह होगा वो 10 एम्पियर से ज्यादा नहीं होगा। अधिकतम धारा का प्रवाह 10 एम्पियर हो सकता है, और मेरे को 2 एम्पियर चाहिए, 4 एम्पियर चाहिए, 5 एम्पियर चाहिए, उसके हिसाब से मैं इस धारा नियंत्रक या रियोस्टेट के द्वारा उस धारा को एडजस्ट कर सकता हूँ। और इसकी जो मैग्नीट्यूड है, इसकी जो वैल्यू है, ये करंट कितनी आ रही है, ये अपन लोगों को अमीटर ये बता देगा। तो प्यारे बच्चों, आप लोगों को ये कुछ बेसिक सिंबल बताए थे, तो हम इससे आगे अपन लोग बात करते हैं चार्ज के बारे में। चार्ज या जिसको हम लोग कहते हैं आवेश। तो आप लोगों को पता होना चाहिए, सबसे पहले आवेश या चार्ज के बारे में थेल्स नाम की एक साइंटिस्ट ने बताया था। थेल्स, इसने चार्ज या आवेश के बारे में बताया था। यूनिवर्स के अंदर या ब्रह्मांड के अंदर चार्ज 2 तरीके के होते हैं। एक तो होता है पॉजिटिव टर्मिनल्स, पॉजिटिव चार्ज,
और दूसरा होता है नेगेटिव चार्ज। इसको कहते हैं धनात्मक आवेश, इसको कहते हैं ऋणात्मक आवेश। ये जो आता है ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और जो ये आता है ड्यू टू एक्सेसिव ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब इसका मीनिंग क्या होता है हिंदी के अंदर? इलेक्ट्रॉनों की कमी से, और ये जो आता है इलेक्ट्रॉन की अधिकता से। तो प्यारे बच्चों, आप लोगों को पता होना चाहिए पूरे ब्रह्मांड के अंदर या पूरे यूनिवर्स के अंदर जो चार्ज हैं, दो तरीके के चार्ज हैं। एक है पॉजिटिव चार्ज, एक है नेगेटिव चार्ज। जो पॉजिटिव चार्ज होता है या धनात्मक चार्ज होता है, धनात्मक आवेश, वो इलेक्ट्रॉनों की कमी से उत्पन्न होता है ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। एंड जो नेगेटिव चार्ज होता है वो ड्यू टू एक्सेसिव ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, या इलेक्ट्रॉनों की जो अधिकता होगी उस अधिकता से उत्पन्न होता है। तो ये दो तरीके के चार्ज अपने यूनिवर्स के अंदर काम में आते हैं। इसके बाद में हम लोग जो बात की थी, जो चार्ज के बारे में सबसे पहले बताया था, थेल्स नाम की एक वैज्ञानिक ने सबसे पहले चार्ज के बारे में या आवेश के बारे में हम लोगों को बताया था। तो आवेश की खोज किसने की थी? तो पता होना चाहिए, थेल्स ने की थी। आवेश कितने तरीके के होते हैं? दो तरीके के होते हैं, धनात्मक और ऋणात्मक आवेश। धनात्मक आवेश किसे कहते हैं? इलेक्ट्रॉनों की कमी से जो आवेश होते हैं वो धनात्मक आवेश कहलाते हैं। और ऋणात्मक आवेश किसे कहते हैं? इलेक्ट्रॉनों की अधिकता से जो आवेश होते हैं उसे ऋणात्मक आवेश कहते हैं। इनको रिप्रेजेंट करने के लिए धनात्मक के अंदर प्लस काम आता है, ऋणात्मक के अंदर माइनस काम आता है। तो ये कुछ चार्ज के बारे में अपन लोगों ने बात की थी। अब चार्ज की एक प्रॉपर्टी होती है। चार्ज की प्रॉपर्टी क्या होती है? एक्चुअल में जो इतने भी तरीके के चार्ज होते हैं वो दो तरीके के चार्ज है, दो से कोई ज्यादा आज तक चार्ज की डिस्कवरी हुई नहीं है। अब देखो, जो सेम चार्ज होंगे, सेम चार्ज, या इसको अपन लोग एक और नाम देते हैं लाइक चार्ज, या हिंदी में कहते हैं समान आवेश। समान आवेश जब भी होंगे, सेम चार्ज जब भी होंगे, जैसे पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव, तो दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे? जब भी सेम चार्ज होंगे तो दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपल्स करेंगे, एक दूसरे को धक्का देंगे। सेम चार्ज एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपल्स करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे? प्रतिकर्षित करेंगे, दोनों एक दूसरे को धक्का देंगे। तो प्यारे बच्चों, आप लोगों को ये बात पता होनी चाहिए, सेम चार्ज आर रिपल्स टू ईच अदर। समान आवेश एक दूसरे को धक्का देते हैं। ये प्रवृत्ति इंसानों के अंदर देखने के लिए मिलती है। समान आवेश, जैसे कोई अगर समान है, जैसे अगर कोई समान जेंडर के होते हैं, या कोई समान अगर व्यवहार के दो व्यक्ति हैं, तो अगर गुस्से स्वभाव के दो व्यक्ति हैं, तो वो दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे? प्रतिकर्षित करेंगे अपना गुस्सा दर्शाने के लिए। वैसे वैसे आवेशों के अंदर भी होता है। तो दोनों अगर समान होंगे, सेम चार्ज होंगे, लाइक चार्ज होंगे, तो दोनों एक दूसरे को धक्का देंगे। इसका जस्ट रिवर्स होता है अगर अनलाइक चार्ज होंगे या डिफरेंट जो चार्ज होते हैं, तो उसे अपन लोग बात करते हैं। इसको रिमूव कर देता हूँ, हटा देता हूँ। अगर चार्ज अनलाइक होंगे, अनलाइक चार्ज, या इसको कह सकते हैं असमान आवेश। जब भी असमान आवेश या अनलाइक चार्ज होंगे, पॉजिटिव नेगेटिव ये हैं, तो दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे? आकर्षित करेंगे। दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। यानी अनलाइक चार्ज एक दूसरे को क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं, और सेम चार्ज या लाइक चार्ज एक दूसरे को क्या करते हैं? रिपल्स करते हैं। इसके बाद में हम लोग बात करते हैं चार्ज की जो यूनिट होती हैं,
जो यूनिट चार्ज की होती हैं वो होती हैं कूलॉम। इसको रिप्रेजेंट करते हैं सी से, हिंदी में लिखते हैं कूलाम। ये चार्ज की एक यूनिट है जो सी से रिप्रेजेंट होती हैं, या चार्ज की इकाई पूछे तो कूलाम होती है। इसके अलावा अगर आपको कोई पूछे कि चार्ज को अगर मेजरमेंट करने के लिए इंस्ट्रूमेंट कौन सा आता है, चार्ज को मापने के मापक यंत्र, मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट, मेजरमेंट जो इंस्ट्रूमेंट है चार्ज को नापने के लिए वो आता है इलेक्ट्रोस्कोप। इलेक्ट्रोस्कोप इज ए इंस्ट्रूमेंट, मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट दिस इज मेजर द चार्ज। इलेक्ट्रोस्कोप, ये इलेक्ट्रोस्कोप क्या करता है, चार्ज को मेजर करने के लिए काम में आता है। तो ये अपन लोगों के पास में कुछ पॉइंट्स हो गए चार्ज से रिलेटेड। तो अपन लोगों ने बात की थी चार्ज की प्रॉपर्टीज के बारे में, चार्ज को मेजरमेंट करने के लिए इंस्ट्रूमेंट्स कौन सा यूज आता है, चार्ज की डिस्कवरी किसने की थी। तो ये कुछ इसके अंदर चार्ज के अंदर पॉइंट्स हुए अपने। इसके बाद में अपन लोग और आगे ज़्यादा बात करते हैं। तो चार्ज का जो फॉर्मूला होता है, जो फॉर्मूला होता है चार्ज के अंदर, वो फॉर्मूला होता है चार्ज का Q इज इक्वल टू होता है NE, वेयर, यहां पर Q क्या है, Q यहाँ पर चार्ज को रिप्रेजेंट करता है या आवेश को दर्शाता है। N यहाँ पर हो जाएगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। N यहाँ पर किसको रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स की संख्या को दर्शाता है। यहाँ पर किसको दर्शाता है, इलेक्ट्रॉन की संख्या को दर्शाता है। E यहाँ पर हो जाएगा इलेक्ट्रॉन पर आवेश, इलेक्ट्रॉन पर आवेश। अब प्यारे बच्चों आपको कोई पूछे कि इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है 1.6 मल्टीप्लीकेशन ऑफ 10⁻⁻19। अब चार्ज को मेजर किसके अंदर करते हैं, चार्ज की अभी मैंने पहले यूनिट बताई थी आप लोगों को, चार्ज की यूनिट होती है कूलाम। तो इसका जो वैल्यू हो जाएगी 1.6 मल्टीप्लीकेशन ऑफ 10⁻⁻19 कूलाम। तो ये एक कूलाम या एक इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज की वैल्यू है वो अपने पास में आ जाएगी। तो फॉर्मूला हो जाएगा Q इज इक्वल टू N इंटू E। तो ये चार्ज का जो फॉर्मूला है अपने पास में आता है, जिसके अंदर Q यहाँ पर चार्ज है, N यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, और E यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन्स पर जो चार्ज की वैल्यू है वो अपने पास में आती है। तो प्यारे बच्चों अपन लोगों ने इसके बारे में, चार्ज के फॉर्मूले के बारे में डिस्कस किया था। और आप लोगों को एक छोटा सा क्वेश्चन, जैसे अगर आप लोगों को पूछें कि एक कूलाम के अंदर, एक कूलाम चार्ज के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो अगर अपन लोगों को फाइंड आउट करने हो तो अपन लोग फाइंड आउट भी कर सकते हैं। वो अपन लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे, और नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन लोग और इससे आगे बढ़ते हुए इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल, विद्युत विभव और पोटेंशियल डिफरेंस, विद्युत विभवांतर के बारे में भी हम लोग बात करेंगे। तो आप लोगों को ये वीडियो या सेशन कैसा लगा, इसके बारे में मुझको लाइक और कमेंट शेयर करके जरूर बताइए, और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, ताकि और भी जो बच्चे हैं इस लॉकडाउन में अपने घर पे बैठे हैं, तो उनको भी जो हैं कम से कम पढ़ाई का नुकसान नहीं हो, और साथ में अपनी एजुकेशन को कंटिन्यू कर सके, अपनी स्टडी को लगातार बनाए रखें, ताकि जैसे ही लॉकडाउन खुलेगा तो वो अपने स्टडी को वापस ऐसा ना सोचें कि वो दूसरे बच्चों से थोड़े बहुत पिछड़ गए हैं, वो अपने को एक उस स्तर तक पाएं, ताकि इसका जो लॉकडाउन का समय है उस समय का वो सदुपयोग कर सके। तो प्यारे बच्चों, इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, और अपने फ्रेंड्स को और अपने जितने भी तरीके के दूसरे फ्रेंड्स हैं ग्रुप्स में, या अपने कोई रिलेटिव्स हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और इसी के साथ में मैं इस सेशन को यहीं पर एंड करता हूँ, और थैंक यू, हैव ए नाइस डे।